गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, गोइंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स पढ़ रहे थे कल हम लोग, है ना। और लास्ट आई थिंक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सारी की सारी कॉस्ट देखी थी म्यूचुअल फंड्स की, कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है। अच्छा, कितना है इक्विटी के केस में एक्सपेंस रेशियो कितना है फॉर फर्स्ट 100 करोड़? 2.5%। उसके बाद नेक्स्ट 300 करोड़ के लिए 2.25%। उसके बाद आने वाले 300 करोड़ के लिए 2%, और बाकी जितना भी बच जाता है उसके लिए 1.75। एंड सेम अगर आप यही डेट की बात करते हो, डेट में 0.25 सब में कम है। सो डेट में फर्स्ट 100 करोड़ के लिए कितना है? 2.25। उसके बाद नेक्स्ट 300 के लिए कितना है? 2। नेक्स्ट 300 के लिए कितना है? 1.75। और बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है आपका, जितनी भी नेट एसेट्स है, उसके ऊपर कितना है? 1.5%। मैम अपना भी फर्स्ट डे? अच्छा मैम, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठना, बिल्कुल लोड लेना ही नहीं है ना। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जय महाराष्ट्र, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अरे यार थोड़ा बीच में आ गए मैम। चलो आगे देखना नेक्स्ट। उसके बाद अच्छा, लास्ट का जितना भी पार्ट है ना आपका, इन सभी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। ये अभी आप जो भी पढ़ रहे हो ना, इन सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल लिखवा दिया था आपको, है ना। हाँ चलो आगे देखो नेक्स्ट, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, सपोज आपने लेट्स से जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था विच यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इज लेट्स से 10 lakhs, 10 लाख रुपए थे आपके पास, है ना। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब ये 10 लाख की वैल्यू लेट्स से एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बढ़ के 15 lakhs हो जाती है ना। ओरिजिनल कितना इन्वेस्टमेंट था आपका? 10। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 15। अच्छा मुझे बताइए, पर एनम रिटर्न्स कितने हैं, या फिर कितना आपने अर्न किया है, या कितना परसेंट आपने अर्न किया है? आई थिंक टू पुट इट सिंपली, कितना परसेंट आपने अर्न किया है? 50%। ओके, 50% अर्न किया है, नाइस। 100% परसेंटेज में 100% अर्न किया है, ओके। लेस देन 50, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा 50% कैसे आया है आपका? ओके 10 लाख पे आपने 15 लाख उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 5 लाख कमाया, तो 5 लाख आपके 10 लाख के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे था, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, आप लोगों ने 50% निकाल लिया, है ना। अच्छा अब मुझे एक बात और बताइए, सपोज मैं नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कि जो भी आपके रिटर्न्स थे, मतलब 10 लाख की चीज़ 15 लाख की हुई, बट कितने टाइम पीरियड के अंदर? लेट्स से दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका? हाँ, कंपाउंड मत करना उसे, 10%। तो पूछने की मतलब बताने का पर्पस क्या है, इस टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट जब भी आप रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, अब अपेरेंटली मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैंने 5 लाख कमाया, बट वो 5 लाख कितने टाइम में कमाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 लाख सपोज आपको 20 साल में मिला, राइट, तो इस तरीके के रिटर्न्स का कोई सेंस है क्या कि 10 लाख के ऊपर 20 साल में मैंने 5 लाख रुपए अर्न किया, राइट, तो वो प्रॉफिट आपको दिखेगा ही नहीं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, पहला रिटर्न्स कितने थे, और दूसरा जो रिटर्न्स आपने अर्न किए, मतलब इस केस में 5 लाख रुपए आपने जो अर्न किए वो कितने टाइम पीरियड में हमने अर्न किए, राइट। सो जितने आपके रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है, इतना ही ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम पीरियड में आपने एक्चुअली में इतने रिटर्न्स अर्न किया। समझ में आ रहा है? सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको क्या बताता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक होल्ड किया है, और दूसरा उस पीरियड में जब मैंने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया मेरे एक्चुअली में रिटर्न्स कितने थे। अरे समझ में? एचपीआर इज होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड भी कंसिडर करता है, एंड एट द सेम टाइम आपके रिटर्न्स भी कंसिडर करता है। उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना पैसा अर्न किया है। एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें खैर दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। चेक करना, से फॉर्मूला देख लो आप तो। अच्छा, और एक बात और समझो इसमें, ये जो आपने प्रेजेंट केस देखा है, 1 मिनट के लिए 5 साल आप साइड में रखना। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना प्रॉफिट कमाया आपने, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 lakhs माइनस 10 lakhs, है ना। अच्छा उसके अलावा लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जब आपने 10 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड को दिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की 15 लाख रुपए है, मतलब आपकी एनएवी 15 lakhs की हो गई उसकी। मान लीजिए इस फंड ने आपको इस पीरियड में और 5 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया है। आ रहा है समझ में? ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कितना डिविडेंड पे किया, 5 लाख का। अब मुझे बताइए टोटल जो भी आपको मिला इसमें आपकी जेब से कितना गया?
10, तो आपका जो बेस इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 10। अब अगर मेरे को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 है ना। सो आपने क्या किया 15 lakhs, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू लेस 10 lakhs क्या है, ओरिजिनल वैल्यू जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट की थी। अच्छा, उसके अलावा प्लस ये 5 lakhs क्या है, डिविडेंड है। मतलब उसके अलावा अगर और कोई फंड ने आपको पैसा दिया किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से रिटर्न्स मिले, तो आपके लिए वो इनकम बन गई, राइट। डिवाइडेड बाय जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था। मेरी जेब से कितना गया, 10 लाख रुपए गया। तो अगर मेरे को रिटर्न्स कैलकुलेट करना है तो मैं बेस क्या लेता हूँ, बेसिकली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लेता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न्स कितने मिले। आ रहे समझ में? दिस इज नथिंग बट होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एक बार यहाँ चेक करना, इनकम इज व्हाट, जो डिविडेंड अपन लोग कंसिडर कर रहे थे। एंड ऑफ पीरियड वैल्यू मतलब उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब आपने ओरिजिनली कितना पैसा लगाया था, जो अपने केस में 10 लाख रुपए। अच्छा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, क्यों, क्योंकि मेरे लिए बेस क्या है 10, मेरी जेब से कितना गया 10 लाख, तो जो भी रिटर्न्स मिले मेरे को कितने पर मिले, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिले, इनटू 100, क्योंकि आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, अब नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो आपको एनुअली पूछते हैं, तो आई थिंक सिंपली ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। अगर कुछ टाइम पीरियड दिया तो जितना भी टाइम पीरियड है उससे डिवाइड कर देना। अभी आपने इस केस में क्या किया था कि आपने ये रिटर्न्स कैलकुलेट किया कि भाई 15 lakhs माइनस 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 100, तो आपने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई 50% आपको रिटर्न्स मिले। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 50% रिटर्न्स आपको एक साल में नहीं मिले बल्कि 5 साल में मिले, तो डिवाइडेड बाय 5, तो पर एनम रिटर्न्स कितने हो गए आपके, 10% पर एनम, ये आपके एक्चुअल रिटर्न्स है। आ रहे समझ में? सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने रिटर्न्स उस इन्वेस्टर ने अर्न किए फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, कल हम लोगों ने एनएवी के बारे में पढ़ा था। एनएवी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एनएवी टोटल एसेट्स लेस ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, लेस ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, add all the receivables and less of all the payables, divided by number of outstanding units। याद आ रहा है? तो NAV उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, दूसरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ये समझ में आ रहा है? सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको क्या बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितने मतलब कितनी इनकम अर्न की है ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स मेड, जो भी पैसा आपने लगाया था, जो म्यूचुअल फंड को पैसा दिया था, उसके ऊपर कितने रिटर्न आपको मिले, इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, चलिए आगे देखो नेक्स्ट। हाँ यार, अब ये लोड्स हैं एक्चुअली। अच्छा, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, मैंने पर्पसफुली इसमें ऐड किया था बिकॉज पहले एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंट्री लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद फिर बाकी ये फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा सी, जब आप फंड की यूनिट्स खरीदते हैं तब कुछ फंड्स आपसे पैसा चार्ज करते हैं। जब आप फंड की यूनिट्स बेचते हैं तब वो फंड आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है। तो जो पैसा आपने फंड इन्वेस्टमेंट पर पे किया है टू द म्यूचुअल फंड, उसे हम बोलते हैं एंट्री लोड। एंट्री लोड मतलब व्हेन यू एंटर दैट पर्टिकुलर फंड्स यूनिट, तब आपने कितना पैसा दिया। एंड दूसरा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब जब आप यूनिट सेल करते हो तब आप फंड को कितना पैसा दे रहे हो बाय वे ऑफ चार्जेस, राइट। अच्छा, ब्रोकर क्या लेता है आपसे जब आप ट्रेड करते हो? ब्रोकरेज। तो जैसे ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेता है, वैसे ही फंड जैसे होता है ना, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड को सेबी परमिट करता है कि आप एंट्री और एग्जिट लोड इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मली कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं करता है, इट्स अ प्रैक्टिस, मैं नहीं बोल रहा हूँ इट्स अ रूल, इट्स अ प्रैक्टिस। लोग एंट्री लोड नहीं चार्ज करते, एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। वाई? आप किसी से लाख रुपए ले रहे हो और उसको आपने शुरू में बोल दिया मैं तेरे से 2% चार्जेस लूंगा, तो वो क्या सोचता है कि साला दे मैं लाख रुपए रहा हूँ लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 98,000 हो रहा है, 2% इसमें ऑलरेडी रख लिया मेरे पास से। तो फंड्स क्या करते हैं, एंट्री लोड नहीं लेते हैं और एग्जिट लोड के वक्त चार्जेस बढ़ा देते हैं कि बेचेगा तब तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको पैसा देना ही है मेरे को। तो वो डिपेंड करता है, फंड टू फंड वेरी करता है। एंट्री लोड कब पे करोगे? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ यूनिट्स। एग्जिट लोड कब पे करोगे? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है? सो एंट्री लोड जब आप यूनिट्स खरीदते हो तब एंट्री लोड पे करते हैं, और जब आप यूनिट सेल करते हो तब हम लोग एग्जिट लोड पे करते हैं। ठीक है, एंट्री लोड को ही आप फ्रंट एंड लोड बोलते हो। एंट्री लोड को क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड मतलब इनिशियली जो आपने पे किया है, और जो आपका एग्जिट लोड है उसे आप बैक एंड लोड बोलते हो। बैक एंड मतलब एट द टाइम ऑफ सेल जो आपने पैसा दिया है उसको हम लोग बैक एंड लोड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड। फ्रंट एंड लोड ही आपका एंट्री लोड है और बैक एंड लोड ही आपका एग्जिट लोड है। चेक करना। अच्छा, अब इसमें ये 2-3 वर्ड्स हैं, आई थिंक आप मतलब फुली अवेयर हो। परचेज प्राइस क्या होती है?
जिस पर फंड ने अपनी यूनिट्स ऑफर किया पब्लिक को, है ना, परचेज प्राइस। एनईवी अपने को ऑलरेडी पता है। सो अगर आपको ये फ्रंट एंड लोड कैलकुलेट करना है, अच्छा इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे देते हैं, परचेज प्राइस दी होगी, एनईवी दी होगी, फ्रंट एंड लोड कैलकुलेट करना है, या फिर फ्रंट एंड लोड दिया होगा, एनईवी दी होगी, आपको परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दूं? नहीं, मतलब पूछ थोड़ी नहीं रहा हूं तुमसे, अभी दूंगा, बाढ़ में जाओ, मना कैसे कर दिया। हाँ, और ये बैक एंड लोड निकालना है। रिडेम्पशन प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पर आपने अपनी यूनिट सेल की है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन प्राइस। कैसे निकालोगे? एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। लास्ट चैप्टर निकालना जरा, 17। निकाला, पेज 7। Precisely the same, 17.7। मिल गया? करो सॉल्व जरा। हाँ, वो जगह नीचे इसीलिए दी हुई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 1 मिनट लगता है। ये ऐसे 4-4, 5-5 मार्क्स के पूछती इंस्टीट्यूट, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बोनस है। भाई मिल नहीं रहा क्या? अच्छा, बाकी बुक ढूंढ रहा था। चलो जल्दी जल्दी से कर लो फटाफट। 48.75। चलो कर ले एक बार कैलकुलेट, क्या करना देखना। हो गया? नहीं, बुक नहीं लाया? लाया? सॉल्व हो गया? फिर वेट कर रहा था। अच्छा चलो 1 मिनट देखना, इधर क्वेश्चन देखना जरा क्या है। अरे यहाँ होगा नहीं ना। हाँ, 1 मिनट चेक करना। दिस अ यूनिट ऑफ एवरग्रो इक्विटी फंड इज रिडीम्ड एट ₹15। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? रिडेम्पशन प्राइस दिया हुआ है ना। द एग्जिट लोड बीइंग 2.25%। एग्जिट लोड कितना दिया हुआ है? 2.25%। कैलकुलेट दी एनएवी। अच्छा, रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। क्या क्या दिया हुआ है आपको उसमें से? रिडेम्पशन प्राइस दिया हुआ है और बैक एंड लोड दिया हुआ है। एनएवी निकाल सकते हैं? तो कैसे निकालोगे? ये हो गया आपका रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। रिडेम्पशन प्राइस कितना है? 50, 15 इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 प्लस, तो क्या 2.25 डिवाइड 0.0225। हाँ हाँ, अरे सुन लो भाई 1 मिनट। हाँ, ये जब भी इज इक्वल टू होता है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो एनएवी चल के इधर आ जाएगी और ये 15 उधर चला जाएगा, तो 15 इंटू 1.0225 कितना रहे? 15.337। ये आ गई आपकी एनएवी। 2.25% है ना, तो 2.25 डिवाइडेड बाय 100। आरोही पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया आज आप, आईपीसी की वजह से।
डन। अबे इतना क्या है, साइंस थोड़ी ना है, क्या है इतना सारा सा क्वेश्चन है, 3 चीजें हैं, 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, स्कूल में भी ये करते थे। हो गया, चलो आगे चले, एक आध क्वेश्चन और कर लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाँ पहले 2 डेफिनेशंस पूछ रहे हैं आपसे, डिफाइन एनएवी एंड ऑफर प्राइस। एनएवी क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू, मतलब मैं झापड़ मारूंगा। एनएवी क्या होती है? अच्छा फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्टली, अच्छा ओके ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या है। और दूसरा ऑफर प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे फंड ने अपनी यूनिट्स इनिशियली ऑफर की थी, है ना, एनएफओ के वक्त जो आपका रेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर प्राइस। अच्छा क्या दिया हुआ है इसमें? इफ राहुल इन्वेस्ट ₹10,000 इन स्कीम दैट चार्जेस 2% फ्रंट एंड लोड। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है भैया? 10,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करना है, अच्छा, और 2% फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है, और एनएवी दी हुई है ₹10। व्हाट शैल बी दी ऑफर प्राइस? ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना। अच्छा इसमें 10,000 का क्या रेलेवेंस है? 10,000 का पूछ रहा हूँ, 10,000 का यूज किया है। ऐसे डमेस टाइप क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया आज? हाँ 10,000, हनी परचेज प्राइस है 10,000 रुपये। अरे पढ़ो ना भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो? इफ राहुल इन्वेस्ट 10,000 मतलब 10,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करना है। इसका यूज है क्या कुछ क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक राइडर है, उसका कोई काम नहीं है। अरे देवा, बगा। अच्छा ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो? इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, ऐसे ही करते हो ना। एनएवी कितनी दी हुई है? 10, और फ्रंट एंड लोड कितना है? 2%। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2%, तो 0.02। कैलकुलेट कर लो। और कैलसी लेके जाना प्लीज सिक्योरिटीज में। 9 पॉइंट, कुछ गलत किया है। तुम क्या निकाल रहे हो? हाँ 10 के ऊपर आएगा ना, 1 माइनस है तो 10 के नीचे आ ही नहीं सकता आंसर। 10.20। बाप रे, इतना सिंपल नहीं आ रहा क्या तुमको? हाँ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या अजीब टाइप के ढक्कन लोगों को कर क्या रहे हो? ए भाई काय केले? बघा बघा, काय कळलं? काय नाही कळलं तुला? बघा 1 माइनस कितना है, कितनी है? 0.98, तो 10.98। असं कसं? असं नहीं चालणार। आ गया ना भाई? हाँ यार, ऐसे क्वेश्चंस में अटकोगे तो भाई जय महाराष्ट्र, कुछ नहीं हो पाएगा अपना। चलो हो गया ये वाला, एक और कर ले क्या? एक और देख लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं इधर, फटाफट फटाफट पढ़ते सुनो इधर एक मिनट। द रिडेम्पशन प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज ₹48। रिडेम्पशन प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पर यूनिट्स आप सेल करते हो। वाइल द फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड आर 2% एंड 3%। क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला देर से एनएवी निकालना है, दूसरा ऑफर प्राइस निकालना है ना। चलो अब अगर आपको रिडेम्पशन प्राइस दिया हुआ है और बैक एंड लोड दिया हुआ है तो अपन लोग एनएवी निकाल सकते हैं। कैसे? रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। बैक एंड लोड दिया हुआ है कितना है? 3% है, तो उससे एनएवी आ जाएगी। एक बार एनएवी आ गई, फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है तो उससे ऑफर प्राइस आ जाएगा। करो। ओह शिट, ये क्या हो गया?
ओ भाई कितना आ रहा है 49 पॉइंट, तो क्या किया आपने 48 इंटू 1.03, सब लोगों ने ये किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इधर चला जाता है, वो गुणित होता है, भागित नहीं होता है ना। कितना आया 49 पॉइंट, ये क्या आ गया एनएवी। अब एनएवी मिल गई अपने को, फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है तो उससे ऑफर प्राइस निकाल सकते हैं। ऑफर प्राइस इज इक्वल टू एनएवी विच इज 49.44 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.02, 50 पॉइंट, है ना। समझलं, झाले ना। कल कोई आपकी फ्रेंड आई थी यार ऑफिस में, हाँ आप दोनों के साथ, हाँ अच्छा, कौन, बाहर लगाई थी क्या। चलो डन, समझ में आ गया क्या करना है एवरीवन। हाँ सो जल्दी से बता दो, ये ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, एनईवी अपॉन 1 माइनस बैक एंड लोड, और ये आपका रिडेम्पशन प्राइस कैसे निकालना है, एनईवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। डन, चलो आगे देखना नेक्स्ट। अच्छा अभी लास्ट एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, म्यूचुअल फंड खत्म आपका फाइनली। आगे देखना इफिशिएंसी फॉर म्यूचुअल फंड ना, हियर इस पे ना एक दो बार क्वेश्चंस आए एग्जाम में, तो ये लोग किस तरीके से क्वेश्चन, खैर चलो मैं आपको अभी दे ही दूंगा राइटिंग प्रैक्टिस में आज। यहाँ पर ना ये सारे फैक्टर्स आपको बताने कि जब आप ये जज करते हो कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर नहीं है, या फिर आप उसे किसी दूसरे फंड से कंपेयर करो, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम लोग ध्यान में रखते हैं वाइल यू अंडरस्टैंड द रिटर्न्स ऑन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्टर्स आपको दिए हैं विच एन इन्वेस्टर वुड टेक इनटू कंसिडरेशन वाइल ही डिसाइड्स वेदर द फंड इज गुड और बैड। चेक करना। तो पहला ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड को जज करते हो, द फर्स्ट थिंग इज यू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ फंड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी, फंड कितना पुराना है, राइट। अच्छा अब जैसे कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेस आप लोगों ने खैर इसमें से कुछ नाम सुने, चोलामंडलम डीबीएस, छोला नहीं चूल्हा, चोलामंडलम डीबीएस, नेवर हर्ड, ओके। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, फ्रैंकलिन भी नहीं सुना हुआ है, ओके। आईसीआईसीआई, थैंक यू, और आईसीआईसीआई क्या और फिर और कौन से यार आप लोगों ने, फ्रैंकलिन नहीं सुना है तो बाकी तो बहुत दूर के हो जाएंगे। एक्विटस वगैरह नहीं सुने होंगे ना, एक्विटिस नहीं सुना होगा, ओके ठीक है। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक सुना है ना सब लोगों ने, हम लोग आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं करें, हम लोग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करें। सो दिस इज लाइक ऑल्सो वन ऑफ द वेरी एस्टैब्लिश फंड्स। यूटीआई सुना होगा शायद, यूटीआई हैपन टू बी द ओल्डेस्ट फंड इन इंडिया, मतलब जो पहली बार म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विच इवेंचुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सिस बैंक। सो पहले यूटीआई था, वो अब एक्सिस बैंक हो गया। जीटीबी सुना है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, नहीं, ओके वो बंद हो गया। अच्छा अब बोलने का पर्पस क्या है कि स्टेबिलिटी मतलब आप सबसे पहले ये देखो कि वो कितने साल से चल रहा है। अब मान लीजिए कोई 6 महीने साल भर पुराना वाला फंड है, अगर प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो साल भर पुराना भी हो, क्यों, क्योंकि बैकिंग बहुत स्ट्रांग है। बट हाँ कोई फंड है जो पिछले 10-15 साल से कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो आई थिंक
फिर इट मेक सेंस टू गो विद दैट फंड. तो फर्स्ट थिंग यू लुक एट इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ फंड. इनफैक्ट यार आज सुबह ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था एंड आई थिंक दिस अ पुश नोटिफिकेशन ऑल्सो फ्रॉम मनी कंट्रोल. हम लोग लास्ट टाइम पीएमएस की बात कर रहे थे ना, वो मैं स्टूडेंट की दीदी की बात बता रहा था आपको, अभी याद आ जाएगा तुमको. हाँ, तो पीएमएस का सुबह ही देयर वाज सम न्यूज़, इट सेड ऑल्दो जो इंडेक्स है आपके, इंडेक्स मतलब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे थे इन पास्ट 2-3 मंथ्स, बट जितने भी पीएमएस थे दे ऑल हैव गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स. और पॉजिटिव मतलब 20% प्लस रिटर्न्स हैं. और वेरी सरप्राइजिंगली कल खैर ऐसे ही मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था एक्चुअली पोर्टफोलियो में, तो अभी बहुत रिसेंटली मैंने आई थिंक 5-6 स्टॉक्स खरीदे. किस्मत से एक भी 6 में से ऐसा नहीं कि जो नीचे था, 5 के 5 ऊपर थे. आई डोंट नो व्हाई, बट डजंट हैपन नॉर्मली विथ मी एटलीस्ट. मतलब शुरू के 6 महीने साल भर तो मैं लॉस ही खाता हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़े नंबर्स दिखाना स्टार्ट करता है. मे भी शायद एंट्री पॉइंट गलत है, बट अभी सब ऊपर है. तो आप ये जो एक पॉजिटिव सेंस देख रहे हो ना अभी मार्केट में, कोई रीज़न नहीं है कि क्यों सेंटिमेंट्स इतने अच्छे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग है. आप कंपनी की जितने भी मतलब आप इन्वेस्टिंग कंपनीज की आप प्रॉफिटेबिलिटी देखना वेरी एवरेज, इनके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखना आई थिंक सब ओके है. ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, बट समहाउ द स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल. मारुति सुजुकी हैज टेकन अ हिट बट द स्टॉक इज अप. नेस्ले फॉर दैट मैटर हैज टेकन अ हिट बट द स्टॉक इज ट्रिमेंडसली अप. मैगी आपने सुना होगा बीच में बैन हो गई थी, तो जब मैगी बैन हुई एट दैट टाइम द स्टॉक वाज वेरी बैडली हैमर्ड. और मैंने उस बैच में भी खैर मैंने भी खरीदे थे, ऐसा नहीं, मैंने भी स्टॉक्स खरीदे थे उस वक्त. मैगी इज़ नेस्ले का प्रोडक्ट. तो जब बैन हुई तो एक बात तो बिल्कुल तय थी कि अब स्टॉक हैमर हो गई अच्छे से. सो इट वाज समवेयर अराउंड 6500 रुपीज़ जब उन लोगों ने बैन लगाया इसके ऊपर, और वो स्टॉक रिकरेक्ट हुआ और आते 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 नीचे 45-4700 के आसपास आ गया. हम लोगों ने 50 मतलब 5000 और 5200 के बीच में कुछ एवरेज प्राइस पे खरीदे. एंड देखो क्या होता है, इतना पॉपुलर प्रोडक्ट जहाँ पे आपने नूडल्स का नाम ही मैगी बना दिया. मैगी इज़ नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स बेसिकली द नेम ऑफ द ब्रांड सेगमेंटेशन, राइट. बट पॉपुलैरिटी इतनी वाइड थी उसकी कि लोग नूडल्स बोलते ही नहीं है, लोग उसको मैगी बोलते हैं. अच्छा, कितने लोगों से मैगी 2 मिनट में बन गई? कभी, मैं तो आज तक आप उसको बिल्कुल चूल्हे पे भी रख दोगे ना तो भी 2 मिनट में मैगी ना बने. इट टेक्स टाइम. बट उन लोगों ने उसको इतना प्यारे तरीके से मार्केट किया ना, 2 मिनट मैगी रेडी, 2 मिनट मैगी रेडी, बस उस तरीके से उन लोगों ने हिट किया. एंड द इम्प्रेशन ऑन इंडियन माइंड्स वी आर क्रेजी, राइट. एटलीस्ट एज बैचलर्स, एक सभी बैचलर्स स्टेबल फूड मानते हैं अपन लोग तो, कि भाई कुछ ना हो तो मैगी आपके साथ रहती है हमेशा, है ना. तो वहाँ प्यार से लेके ब्रेकअप तक इट इज ऑलवेज देयर विथ यू. तो बात किस चीज़ की है, अब जब ये न्यूज़ आई तो द स्टॉक टुक अ टोल, द प्राइजेस वेंट डाउन ट्रिमेंडसली. वो एक एक्चुअली में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी. उस वक्त कुछ प्रमोटर्स ने भी बाय किया और जो थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स थे जहां उनको लगा कि कुछ रैशनल था, वी बॉट. हम लोगों ने 5000 के आसपास कुछ खरीदा. अभी 16-17 हज़ार रुपये का शेयर है वो. मैं तो खैर बहुत अभी कल ही देख रहा था एक्चुअली में उसका प्राइस, मेरे को भी पता नहीं था इतना ऊपर हो गया वो. मेरे को ये था कि 8-9 हज़ार के आसपास रहेगा, बट सरप्राइजिंगली 16 के आसपास उसका अभी स्टॉक प्राइस है. तो क्या होता है ना, कुछ न्यूज़ मार्केट में आती इसलिए है कि स्टॉक प्राइस रिकरेक्ट हो, नीचे आता है, बाइंग स्टार्ट होती है, उसके बाद न्यूज़ जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है, और जैसे ही पॉजिटिव होती है वो स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट होता है. इस बीच में अब जिसने खरीद लिया आई थिंक वो कमा लेते हैं. तो डिपेंड्स. अब फंड के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं तो पहली थिंग विच यू लुक एट इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ फंड, मतलब कितने साल से वो फंड परफॉर्म कर रहा है. सेकंड, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब क्या है कि फंड लिस्टेड है या अनलिस्टेड है. अच्छा, 2 ऑप्शंस अगर आपके पास है, एक लिस्टेड फंड एक अनलिस्टेड फंड है. ऑब्वियसली इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेगा? लिस्टेड फंड. क्यों? किसी भी पॉइंट पे आप सेल कर सकते हो. अगर अनलिस्टेड है तो आपको बायर ढूंढना पड़ता है. तो सेकंड थिंग विच वी लुक एट इज बेसिकली वेदर द फंड इज लिस्टेड और अनलिस्टेड. और कुछ बचा है? कैसी दे दूं बाल बाल काटना हो तो? नहीं, चलो आगे देखना. थर्ड, नेक्स्ट चेक करना, इंक्रीज इन एनएवी. व्हाट इज इंक्रीज इन एनएवी? उसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स, मतलब हर साल उसने कितने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए. अच्छा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप एवरेज एनएवी देखोगे 11 to 14% रेंज करती है. अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 11 से 14% एनुअल रिटर्न्स दे रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड फंड. मतलब दिमाग भी मत लगाना, बहुत अच्छा फंड है. मेरे पास 3-4 हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ. बहुत बढ़िया है यार, और ओवरली हैप्पी यार. मतलब मैं तो इतना प्रमोट करता हूँ, मैं कसम से बोलो ना, कोई ऐसे स्टूडेंट पूछता
हेलो 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 हेलो। हाँ जी। तो यार क्या है, म्यूचुअल फंड का ना बहुत, मैं एक्चुअली इतना ट्रैक नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स आप आज देखने जाओगे ना तो 50 म्यूचुअल फंड्स और इनकी 500 से ज़्यादा स्कीम्स होगी। तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है आप हर फंड को ट्रैक करो। ये दो तीन फंड्स हैं यार जो काफ़ी टाइम से है मेरे पास। एक है HDFC टॉप 200, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स नाउ इज HDFC टॉप 200। मतलब आप इसके कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अमेजिंग है। मतलब ये एक ऐसा फंड है ना जिसमें एक्चुअली में पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। फिर एक मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट फोकस्ड फंड है, इसको भी मैंने बहुत वाउच किया यार। दिस इज एक्चुअली मैनेज बाय रामदेव अग्रवाल। रामदेव अग्रवाल मतलब to me one investor who always has fancied with his ideas is I think Ramdev Agarwal in Indian pretext. I think इससे बढ़िया investor ही नहीं है। Somehow there is some link with Agarwal, I don't know why, but I think one of a very catchy and very edgy investor। तो ये एक फंड है। और थर्ड एक और ही इसकी मोतीलाल ओसवाल की एक मिड कैप स्कीम है इनकी। ये तीन फंड्स की SIP है। ऑलमोस्ट मेरा हर महीने इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जाता है, बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स। अब आप, अच्छा मैं कंसिस्टेंट जब बोलता हूँ, कंसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि इनका 2-2 साल में पैसा डबल हो गया। इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग विच इज बिटवीन 11 to 14% बाय अ फंड, इट्स अ वेरी गुड फंड। और जब आप उसको कंपाउंड करते हो तो आप ये मानना मोटा मोटी 5 साल 5.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। 5 साल में अगर आपका पैसा कोई डबल करके दे रहा है ना, मतलब भगवान मिल गए धरती पे। तो डिसेंट फंड्स हैं। तो अगेन अब यहाँ पे आप क्या चेक करते हो ना, हम लोग ये चेक करते हैं कि रिटर्न्स कितने मिले। रिटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसकी NAV देखना कि आपने ओरिजिनली जब खरीदा था तब NAV कितनी थी और आज उसकी प्रेजेंट NAV कितनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने कितने रिटर्न्स आपको दिए। नेक्स्ट देखना, वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली लेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि किसके ऊपर फोकस कर रहा है फंड। अब जैसे आप बहुत सारी स्कीम पढ़ रहे थे, ग्रोथ पढ़ा था हम लोगों ने, हाई ग्रोथ स्कीम्स पढ़ा हुआ है, बैलेंस पढ़ा है, हाइब्रिड पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ फंड एंड अ हाई ग्रोथ फंड। जब ग्रोथ फंड की बात करते हो ना, इट इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर वेरी वेरी स्टेबल। जब आप हाई ग्रोथ स्कीम्स की बात करते हो तो वो कंपेरेटिवली जो थोड़ी सी इरेशनल कंपनीज होती है, व्हेन आई से इरेशनल मतलब स्टार्ट वाले फेज में है अपने बिजनेस के, एंड इट समहाउ गॉट लिस्टेड, वो उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आपकी रिटर्न पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम ठीक है, रिस्क होता ही होता है हमेशा कि अगर नेगेटिव हुआ तो वो जीरो ही हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो आपने इनिशियली प्लान किया था और जो आपका प्रपोजल था, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न उसके हिसाब से है नहीं है, राइट। अभी समवन हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, हाँ वर्चुअली वर्चुअली, असली मत कर देना रे। नाइस, बहुत बढ़िया। ओके सर, वो मनी भाई या एक और कुछ नाम बता रहे थे आप शायद, स्टॉक स्टॉक ट्रेनर। ओके, क्या कुछ किया है, खरीदा है अभी कुछ? ओके, किसी ने खरीदा किसी? हाँ जी, TTML, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, वो लिया हुआ है। ओके नाइस, हाँ मनी गुड, वेरी डिसेंट वेरी डिसेंट। ओके यार, क्यों लिया है TTML? ओके, वेरी नाइस। नागार्जुना, जैन इरिगेशन लिया गया। ओके, सम फर्टिलाइजर कंपनी। ओके, 1 ही रुपए का क्या सट्टा? ओके, बहुत बढ़िया। और किसी ने, समन, TTML ऊपर आ गया। ओके, क्या लिया हुआ है भाई? एवेन्यू लिया हुआ है, क्या प्राइस पे लिया हुआ है? 60,000 रुपये का, बट प्राइस 2,000-2,100 के आसपास कुछ लिया होगा, 2,200 है ना, 2,000-2,200 के आसपास लिया होगा। वेरी नाइस। 10% ऊपर है, बहुत बढ़िया यार।
एवेन्यू मैंने भी लिया हुआ है, 800 रुपये पे कुछ लिया था, एक्चुअली में लिया है, ट्रेनर वेनर पे नहीं लिया हुआ है, फिर 1100 के आसपास वापस कुछ लिया है, 16-1700 रुपये वापस से कुछ लिया हुआ है, छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया है, बट बहुत बढ़िया स्टॉक है यार, वेरी अमेजिंग स्टॉक। अपना क्या है? IRCTC, आइडिया और बजाज फाइनेंस। ओके, आइडिया क्यों? आप आइडिया यूज़ करते हो? नहीं ना, इसीलिए लिया। यूज़ करते तो कभी नहीं लेते। ओके अच्छा चलिए, एनीवे मैं सिर्फ ये क्यों पूछ रहा था आपसे, अभी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, बहुत अभी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में पैसा मत लगा देना गलती से भी। अभी बस जो ये खेल खेल रहे हो आप, अभी यही ट्रेनर वेनर चलने दो, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस होगा ना, उससे समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में करते तो क्या हिट होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी सब फ्री का है, पैसा अपनी जेब से जाता नहीं है। अच्छा प्रॉफिट भी मिलता नहीं है, वो बात भी सही है, बट एटलीस्ट फ्री में अक्ल मिल रही है अपने को, है ना, जो प्राइसलेस है। तो आई थिंक ये खेलते रहना थोड़े थोड़े दिन, और जब अपने को ऐसा लगे कि अब अपना पोर्टफोलियो अपने को 20-25% रिटर्न्स दे रहा है एनुअली, उस दिन डीमैट अकाउंट ओपन करना। जिस दिन वो फेज़ आ जाए उस दिन डीमैट अकाउंट ओपन कर, फिर एक्चुअली में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना। और जिस दिन ऐसा हो जाए कि 25% रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो गए, टेल मी ऑल्सो योर स्टॉक सिलेक्शन, तो आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम इन्वेस्टमेंट पैटर्न, है ना। उस दिन फिर फुल फ्लेजेड अब मार्केट में घुस जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सी पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे जब आप लोगों ने ये सब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा ना, तो एक थॉट प्रोसेस होता है अपना, राइट। कुछ जो बहुत ही किली इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पहले दिन से बहुत फोकस्ड होते हैं कि मेरे को प्योर सट्टा करना है, स्पेकुलेशन करना है। मतलब मैं अभी खरीदूंगा, जहाँ मेरे को दिख रहा है 2-5 रुपये ऊपर नीचे हो गया, मैंने बेच दिया, खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा। अच्छा कुछ कंपेरेटिवली स्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, और कुछ बहुत ही रैशनल इन्वेस्टर्स होते हैं कि मैंने खरीदना है, और जब मेरे को लगता है कि ये मेरी टारगेट प्राइस है, जब तक वो प्राइस हिट नहीं होती तब तक मैं आई विल नॉट सेल माय स्टॉक्स, राइट। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइकवाइज जब एक फंड इन्वेस्ट करता है तो उसकी भी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाता है, राइट। इज द ऑब्जेक्टिव्स। आगे देखिए, वेदर द इशूअर हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उसका पास्ट हिस्ट्री, कि उसने कितने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को एनएवी के अलावा परसेंटेज के फॉर्म में दी, मतलब डिविडेंड दिया है या बोनस आ गया आपको यूनिट्स के ऊपर, तो वो रिटर्न्स एक्स्ट्रा अगर कुछ उसने दिए तो वो। एंड लास्ट, टू बैलेंस रिस्क एंड प्रॉफिट। अच्छा दोनों साथ में ही जाते हैं, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे नेचुरली प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, जहाँ आपकी रिस्क कम है वहाँ प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। यार वन स्टॉक विच शुड लुक एट नाउ, सिर्फ प्राइस देख के रखना, बाकी खरीदना मत अभी कुछ भी। इंडिगो बस देख के रखना, मतलब सिर्फ ट्रैक करना आज का प्राइस क्या है, एक 8-10 दिन बाद प्राइस क्या है, महीने भर के बाद प्राइस क्या है, और जब आपका बैच खत्म होता है तब प्राइस क्या है, बस वो देख के रखना, है ना। हाँ क्या यार, दोनों साइड्स हैं एक्चुअली द प्रमोटर्स आर इन डिस्प्यूट, सो गंगवाल एंड भाटिया लाइक द फाउंडर्स ऑफ इंडिगो, सो बहुत अलग लेवल पे, मतलब बोर्ड रूम क्वारल्स और बहुत ज़बरदस्त वाली फाइट चल रही है। तो अब उसका या तो बहुत नेगेटिव रिपोर्केशन आएगा या बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो रिसेंट उसके कुछ नंबर्स आए, इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि एविएशन में किसी कंपनी ने इस तरीके के प्रॉफिट्स रजिस्टर किए हैं, मतलब क्रेजी नंबर्स थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए, बट वो जो डिस्प्यूट है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे आता है कि पूरा मैनेजमेंट ही स्प्लिट हो रहा है, तो उसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली हैमर होता है। तो अब इज इट द प्रॉफिटेबिलिटी, इज इट द मैनेजमेंट, व्हाट होल्ड्स मोर वेट, आई थिंक उसके ऊपर पूरी कहानी है। सिर्फ ऑब्जर्व करना, खरीदना मत। चलिए, सो ये सब क्या है, ऑल दीज आर द फैक्टर्स जो आप कंसिडर करते हो व्हाइल यू डिसाइड अपॉन अ पर्टिकुलर फंड, कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फंड और नॉट। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक इसका एएमसी, बस यही है ना। हाँ अच्छा, एएमसी क्या होती है जल्दी से बता दो फटाफट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, काम क्या है इसका, पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है कि भाई कहाँ आपको मतलब कौन से स्टॉक्स में आपको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है। एएमसी कौन स्टार्ट करता है, स्पॉन्सर, और कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, 40% ऑफ द नेटवर्थ। नाइस, चलो चेक करना जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अभी याद करवा दो मेरे को यहीं फटाफट। तो पहला दे सेइंग कि अगर आपको एएमसी रजिस्टर करवानी विद सेबी, लाइसेंस कौन देगा आपको, सेबी, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। तो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, दे विल चेक वेदर ऑल दीज एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट। क्या क्या है, पहला देखना, फर्स्ट दे सेइंग द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी, मतलब पास्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं की है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो
उसमें कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, प्लस कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं. इज व्हाट यू मीन बाय साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी. व्हाट इज इंटेग्रिटी? फेयरनेस, इंटेग्रिटी. फेयरनेस इज, व्हाट इज फेयरनेस? Clarity, okay, and integrity is अजी जो है वही दिखाया, ऑनेस्टी, ओके. और उधर न्यूट्रलिटी. बेसिकली इंटेग्रिटी इज आपके आसपास सिचुएशंस कितनी भी बदल जाए, यू स्टैंड ट्रू, यू स्टैंड स्ट्रांग. मतलब आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, सब गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करने लग जाऊँ, इसे इंटेग्रिटी. आई थिंक वी लूज ऑन दिस क्वालिटी, सो प्रॉबेबली मीनिंग नहीं पता अपने को. हाँ जी. सो पहला साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी. पहला क्या, जल्दी जल्दी से बोलते हो, फटाफट फटाफट याद करना है भैया. साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन. सेकंड देखना, द एप्लीकेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिट एंड प्रॉपर पर्सन? अच्छा, एएमसी इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है? कंपनी होती है. तो जब बोलते फिट एंड प्रॉपर, फिट मतलब ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि वो फिट है, बिल्कुल बढ़िया जिम में जाता है, वो उसके हम लोग बात है. फिट इज फाइनेंशियली फिट, है ना. सो फिट यहाँ पे उसका मतलब क्या है, फाइनेंशियली फिट, है ना. एंड प्रॉपर मतलब उसने सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल की है, इज प्रॉपर. सो पहला क्या है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड. हाँ जी, आगे देखना थर्ड. अच्छा, ये बाकी कंडीशंस ना मोर और लेस आपको पता है पहले भी. फंड किस फॉर्म में बनता है? ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है. पहले स्टार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट डे, है ना, डिस्कस किया था. ट्रस्ट के फॉर्म में फंड बना. अच्छा, कौन कौन इंटरमीडियरीज आते हैं? कस्टडियन, डिपॉजिटरी, आरटीए, एसटीए और हाँ ट्रस्टी मतलब डिवेंचर ट्रस्टी, और बाकी स्पॉन्सर आपका है ना, जो एनीवे फंड मैनेजर है. चेक करना आप जरा. हाँ, स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40% ऑफ द नेटवर्थ. हाँ, अब ये पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर डी. अच्छा, उसके पहले फटाफट पहले शुरू से याद करा दो. सबसे पहले क्या है, स्पॉन्सर, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी. गुड. दूसरा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन. तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट. नेक्स्ट, 40% नेटवर्थ, स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेगा. आगे देखो, द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब कौन हो गया? प्रमोटर, उसके डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर. तो इन्होंने पास्ट में कोई फ्रॉड नहीं किया विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब रिलेटिंग टू मॉरल टर्पिट्यूड. और ये जो मैं बोल रहा था ना, इकोनॉमिक ऑफेंस, ये बहुत जगह ऐड कर दिया अभी इन लोगों ने एज एन एलिजिबिलिटी कंडीशन. ये जब से ये नीरव मोदी वाला चैप्टर हुआ है, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और इकोनॉमिक ऑफेंस, ये ऑलमोस्ट हर जगह एलिजिबिलिटी में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना. इसका पर्पस बस ये था कि आपने वैसी कोई डिफॉल्ट पास में नहीं की कि आपने यहाँ कोई फ्रॉड किया और फ्रॉड करने के बाद आप भाग गए. अगर भागे तो फिर आप बेसिकली म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना. सो किस किस के लिए ये? सबसे पहला स्पॉन्सर, दूसरा उसके डायरेक्टर्स, एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफिसर. नो मॉरल टर्पिट्यूड, नो इकोनॉमिक ऑफेंस. ठीक है. पहला साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी. गुड. दूसरा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन. थर्ड, ट्रस्ट. फोर्थ, स्पॉन्सर, 40%. नेक्स्ट, स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, नो मॉरल टर्पिट्यूड, नो इकोनॉमिक ऑफेंस, है ना. कुछ भी ऐसे कोई डिफॉल्ट नहीं है. आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी. अजी सर, यार एक्ट के हिसाब से देखता है तो 447, कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखता है तो, बट अदरवाइज भी आप ऐसे देखोगे ना, फ्रॉड काफ़ी जगह अलग अलग पैलेंस में यूज़ किया हुआ है. तो जैसे आप सेबी में ये रेफर करते हो ना फ्रॉड, तो इट डज नॉट ऑलवेज मीन 447. उसके अलावा भी आपने अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, सो दैट ऑल्सो. अब जैसे उसमें इंसाइडर ट्रेडिंग वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंसाइडर ट्रेडिंग का भी हम लोग फ्रॉड मानते हैं. हाँ जी. सो नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी कंपलसरी है. ट्रस्टी क्यों अपॉइंट करते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द यूनिट होल्डर्स. ये भी पढ़ा है शुरू में, है ना. ट्रस्टी आता ही आता है. अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी. एएमसी क्यों लगती है? To manage all the investment decisions of that particular mutual fund. First, track record. Second, fit and proper person. तीसरा, trust. चौथा, 40% sponsor. Next, sponsor, director, principal officer. No moral turpitude, no economic offense. Next, appointment of trustee. Good. Next, अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी. बहुत बढ़िया. आगे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टडियन. ये भी पढ़ा हुआ है. कस्टडियन क्यों अपॉइंट करते हो?
यूनिट्स की कस्टडी इन फिजिकल फॉर्म। हो गया क्या? ओह हाँ, एक बार लास्ट बता दें जल्दी जल्दी से, फटाफट याद हो जाएगा। हाँ, पहला साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी, गुड। सेकंड, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तीसरा, ओह, ट्रस्ट। नेक्स्ट, 40% नेटवर्थ एएमसी, गुड। नेक्स्ट, स्पॉन्सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, नो इकोनॉमिक ऑफेंस, नो मॉरल टर्पिट्यूड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी और एएमसी, बहुत बढ़िया। एंड कस्टडियन, याद रहेगा एवरीवन? चलो, ये क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एएमसी रजिस्टर करवाना चाहते हो अपनी, तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटीज आपने फुलफिल करनी है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, ये सिर्फ अभी इसको मत पढ़ना, अभी जाने दो। ये हम लोग ना चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे एलओडीआर, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें देखना है। अभी नहीं भी पढ़ा तो ठीक है, कोई मतलब सिर्फ एक कंप्लायंस पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो ये म्यूचुअल फंड्स था आपका। क्वेश्चन है कुछ? पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। व्हाट? हाँ, वही क्वेश्चन ना, होमवर्क का मतलब वही रहता है। हाँ जी, आज का हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट कर दूँ ना? ओके, डन डन। अब भी कभी करता हूँ। चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या बोलो क्वेश्चन? हाँ भाई, क्वेश्चन देख लो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। कमेंट आया ये? कितने लोगों नहीं आया? 1। लो श्रुति, नाम लिखो अब तो फटाफट। हाँ जी, क्या हो गया? नोट्स नहीं है? शिट, 2 बार नाम लिखो। और कौन है? बाकी सबने लिखा आंसर? हाँ, नाम लिखो पीछे। नीलकंठ और अमृता और सृष्टि। हाँ, क्या एब्सेंट ना? नाम लिखो। मैंने पहले ही बोल दिया था एब्सेंट चलेगा ही नहीं मेरे को। तो ये कितने 18-20 साल की होगी? कितने 25 साल की होगी? कितने साल की होगी? 18 पूरे हो गए? अभी 18 हुए? चल जाने दे, ऐश करे। मैम का नाम कट कर दो पीछे। और कौन है? मैम का शुभ नाम? तेजश्री। बाकी सबने लिखा है? चेक करूं सर? अभी अपने को टाइम हो गया ना, कितने 5-6 दिन हो गए। सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? ओह, ऐश कर लो। बट आप कंपनी लॉ पहले से कर रहे हैं, ग्रुप 2 अभी आपने आज से स्टार्ट किया? अच्छा, चलो ब्रीथ नॉर्मली, है ना, डोंट वरी। चलो, और बाकी सबने लिखा है ना आंसर? सानिका नहीं लिखा है? नाम लिखो मैम, नाम लिख दिया। क्या हो गया? सलाइन लग रहा है? नाम कट कर दो। क्या हो गया? अच्छा, ओके, अभी ठीक है मैम, नाम कट कर दो। इनका हफ्ते भर नाम मत लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, और बाकी सब? मैम आंसर लिखा है क्या? हाथ ऊपर कर रहे थे ना, अंगड़ाई ले रहे थे। अच्छा, चलो आंसर। हाँ मैम, आपके बर्थडे की मैं दूं? नहीं, फाउंडेशन की। चलो अपन पहले एक बार आंसर लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग बहुत विस्तार में। हाँ जी मैम, आंसर सुना दो ना जला जी। भाई किसी के गलत नाम ले लूं, दिल पे मत लेना, मेरे को नाम की बहुत समस्या है, मेरे को याद नहीं होते नाम यार। मेरा तो फिक्स रहा है, अगर सबको समझ में आ जाए तो विकास हो रहा, नहीं समझ में आए तो विपुल शाह। तो सालों से वैसे ही प्रचार किया अपन ने। हाँ जी, मैम खाना खाया क्या? खाया ना? ओए, है ना?
द रिस्क ऑफ द फंड। ये बाजू वाली कॉपी से पढ़ रहे थे, आपकी कॉपी से पढ़ रहे थे? आपकी कॉपी है, एक बार आ गया, नाम दिखाओ जरा। मैम सही नाम है क्या? गलत है ना? अच्छा, बाजू वाली कॉपी दिखाओ। एक ही है ना दोनों की? एक ही कॉपी थी ना? अरे चोर के सामने चोरी कर रहे हो कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सालों हो गए, सालों हो गए करते करते मैम। चलो मैम का नाम लिख लो। आप रोगे तो नहीं ना, है ना? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, अपन नॉर्मली बात करते। क्या हो गया? अच्छा, तो बुक कहाँ रह गई? ओह, ये अपन लिखते नहीं है क्या मैम? और लिख के बैग में रख देते हो? थोड़ा कंफ्यूजन था, ऐसा मेरे को लग रहा है कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, अपन जो भी यहाँ पे लिखते हैं क्लास में आप सब लिखते हैं, है ना? और उसके बाद बुक अपन लोग बैग में रख देते हैं। फिर जब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो अपन बुक वापस बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे ही ना? मैम रो तो नहीं रहे हो ना? है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरे को डर लगता है लड़के वगैरह रो देते हैं, बड़ा स्ट्रेस वाला मामला है। अच्छा, 2 बुक्स है, वेरी नाइस। होमवर्क की बुक अपन अंदर रखते हैं और क्लास वर्क की बुक अपन बाहर रखते हैं, ऐसा है ना? शी इज कंफ्यूज्ड। अच्छा कोई बात नहीं मैम, मैम को पानी दो तो पीछे। सब ठीक है मैम? टेंशन तो नहीं हो रहा है किस चीज़ का? टेंशन नहीं है ना? सुसाइड नहीं करेंगे ना अपन? चलो नाइस। हाँ मैम, मैं बता देता हूँ आंसर क्या है, मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो। क्या? नहीं होमवर्क नहीं किया ना लेकिन आपने? अच्छा क्या? ओह, कट द नेम, कट द नेम, यस। हाँ चलो चलो चलो, बहुत भाई लड़कियाँ रो देती है यार, बहुत टेंशन हो जाता है यार। हाँ, चुड़ैले रोती है कभी? हैं? साला हम भी रोएंगे। चलो भैया, अच्छा क्या मुद्दे की बात क्या है, आंसर क्या लिखना है अपने को? ए बगा, कितने लोगों ने रिस्क लिखा है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने सारे के सारे रिस्क वाले फैक्टर्स लिखे सभी लोगों ने, वेरी नाइस। सर अपना क्या है आंसर? हाँ रिस्क ही लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे सिंधी बंधु क्या लिखा है? रिस्क ही लिखा ना? तो हाथ यहां से ऊपर कर रहा है क्या? हाथ ही नहीं दिख रहा भाई तेरा, ऐसे हाथ ऊपर कर देने का ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे, उसमें क्या, भगवान ने हाथ बहुत सारी चीजों के लिए दिया है, शो इट, उसमें शर्माने वाली क्या बात है? और इधर मैम रिस्क लिखा है, एक बार सर जरा कॉपी चेक करना मैम की। है? हाँ अच्छा, सब पॉइंट्स इकट्ठे कर दिए। ओह वाई ऐसी? कॉपी किया क्या ब्रेक में? कॉपी किया ना? अच्छा बुक से कॉपी किया है, वेरी नाइस। तो बुक में तो पॉइंट्स में था मैम, ये बुक में ना, तो अपन ने पैराग्राफ बना दिया उसको, ऐसा किया ना? कोई बात नहीं, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना? ओके नाइस, रोएंगे नहीं ना मैम? नहीं, ओके ओके, बहुत शिखा वेरी स्ट्रांग। हाँ तो सुनो, आंसर तो मैं क्या ही लिखवाऊंगा, रिस्क फैक्टर्स लिखने सारे के सारे, है ना? वही लिखना था, बट ऊपर नीचे कुछ लिखा है स्टार्ट में, म्यूचुअल फंड का मीनिंग और सारे रिस्क फैक्टर्स जी। अच्छा, स्ट्रेस नहीं है ना? अरे मेरे को डर लगता है यार, अरे क्या हो गया एक्चुअली मैं इसलिए इतना इंसिस्ट, वो यार एक वीडियो वाली स्टूडेंट है, तो उसने कुछ डाउट पूछा मेरे से। अब मैं नॉर्मली चिल्लाता नहीं हूँ यार, आपने कभी ऐसे देखा है मेरे को चिल्लाते हुए कभी? किस टाइप के लोग भाई, ईमानदार में कहाँ चिल्लाता, मैं नहीं चिल्लाता। हाँ यार, तो हाँ नहीं नहीं, ऐसे कभी साल में एक आधा बार कभी मौका आया तो चिल्ला।
तो यार उसने मेरे से एक आध कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको बता दिया। उसका नेक्स्ट डे मेरे को वापस टेक्स्ट आया, तो अब वो थोड़ा कुछ लैंग्वेज, शी हैपन्स टू बी फ्रॉम उड़ीसा प्रोबेबली, तो उसने जो टेक्स्ट लिखा ना मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, तो मैंने नीचे क्वेश्चन मार्क पर भेज दिया। अब वही करूँगा मैं, और क्या लिखूँगा, मतलब इसके अलावा क्या करूँगा मैं। तो उसने जो ऊपर वाला टेक्स्ट था वो वापस से कॉपी करके नीचे फिर भेज दिया। तो मैंने 2 क्वेश्चन मार्क भेजे कि मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। तो फिर उसने, आप समझदारी देखना इंसान की, उसने वापस से वही टेक्स्ट कॉपी किया और नीचे फिर वही टेक्स्ट भेज दिया। तो मैंने एक वॉइस नोट भेजा, मैंने मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो, और सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखी कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि भाई हिंदी ना समझ में आती तो इंग्लिश में भी लिख दिया। तो उसका नीचे मेरे को रिप्लाई आया कि सर आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मैंने बोला विच इज़ राइट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट मेरे को ये समझ में आया कि वो मेरे को ऐसा बोल रही है कि आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल हिंदी में लिखा हुआ था, बाकी वो क्या लिखना चाह रही थी मेरे को समझ। तो मैंने बोला मैम आप मेरे को प्लीज़ कॉल कर लीजिए और मैं आपको फ़ोन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसका कॉल है कल ही, तो मैं क्लास में था तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ हाँ ऐसे कुछ यार। अब उसके ना 7-8 कॉल थे। मैं वीडियो में नॉर्मली बोल देता हूँ कि यार ये भाई जो भी वीडियो वाले स्टूडेंट्स आपसे हाथ जोड़ के विनती, कभी फ़ोन करो ना, एक तो पहली बात 7 बजे के बाद करना, फर्स्ट कैमरे को देख के बोलना शिट, हाँ तो 7 बजे के बाद फ़ोन करना, और दूसरा एक ही फ़ोन करना, मिस्ड कॉल रहता है तो मैं वापस कॉल बैक कर लेता हूँ, कॉलिंग फ्री है अभी। तो मैंने फिर वो 8-9 कॉल्स दिखे ना, तो मैंने स्टार्ट ही उससे कि मतलब जब भी फ़ोन करो ना प्लीज़ एक कॉल करो रुक जाया करो, ऐसे 8-8 9-9 कॉल करना अच्छा नहीं है मतलब। तो बस इतना। और मैंने जेन्युइनली यार, गर्ल्स होते हैं ना मैं थोड़ा अदब से ही बात करता हूँ, लड़का होता है ना मैं तो तबीयत मस्त कर देता है इतनी देर में। तो वो रोने लग गई यार। हाँ यार, तो मैंने बोला यार मतलब ऐसे मैंने कुछ चिल्लाया नहीं आपके ऊपर, मैं तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ एक बार फ़ोन करके रुक जाया करो। तो रोने लगी एकदम से। तो मैं बड़ा घबरा गया, मैंने यार एक तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला मैटर है, मतलब कुछ अरे लॉन्ग, अब मैं उड़ीसा जाऊँगा क्या, आना उसको सांत्वना दे। तो मैंने बोला थोड़ा, तो उसको पता नहीं क्या बुरा। फिर मैंने उसको पूरा वो जो उसका क्वेश्चन था, मैंने पूरा अपना सारा इंटरप्रिटेशन लगा दिया उसमें कि वो क्या क्या परम्यूटेशन बनते हैं, उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने उसको बड़ा सा एक वॉइस नोट 6.5-7 मिनट का बना के भेजा कि आई थिंक उसमें सब कुछ, सारे जितने पॉसिबल डाउट जो मुझे लगते हैं कि उससे आ सकते हैं, वो सब बना के भेज दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा मैम चिंतित था कि आप रोने जैसी स्थिति में तो नहीं हो। ये दिख रहा है चलो, तो ये रिस्क फैक्टर्स अपने को इस आंसर में लिखने थे, है ना। आगे देखना क्वेश्चन लिख लें आज का, लिखो जल्दी से। म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाँ या टू एन इन्वेस्टर, क्वेश्चन लिखो, टू एन इन्वेस्टर, टू एन इन्वेस्टर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। हाँ आंसर तो इसमें रिस्क फैक्टर्स ही लिखने थे, है ना। एज इट इज भी लिखे तो दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और मैम पॉइंट्स में, है ना, पैराग्राफ की कभी इच्छा हो तो उसको ब्रेक कर लेना पॉइंट्स पे, लेकिन आंसर पॉइंट्स में ही आता है ना। हाँ जी, टू एन इन्वेस्टर who is willing to take certain exposure in Indian equity markets or in Indian stock markets, willing to take certain exposure in Indian stock markets, he either has a choice, he either EITHER गांव वाले, he either has a choice to make direct investments, Sakshi, to make direct investments, or rather
give this money, rather give this money to a mutual fund. Give this money to a mutual fund. No. आगे लिखो. Identify those inherent factors which gives him a reason to invest through a mutual fund and not make direct investments. Full stop. 5 marks. डन. आंसर कल डिस्कस करते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद.